हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर चल रहा है, उसमें डे नंबर 6 देखेंगे। वैसे तो डे नंबर 66 है, लेकिन अगर पॉलिटी का सेपरेट देखा जाए तो डे नंबर 6 है। और ये भारतीय पॉलिटिक सेक्शन है फ्रेंड्स, और इसमें आज टॉपिक है संसदीय समिति। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इससे पहले 1 से 6 तक आपका 1 से 5 तक आपका वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे। और साथ ही साथ इडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट, इडुटेरिया का ही जुनून टेस्ट सीरीज और आधार टेस्ट सीरीज भी हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और खान ग्लोबल स्टडी का करेंट अफेयर बिहार स्पेशल जनवरी टू मई हो चुका है फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसमें तो पहला है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इसका आंसर है ए, पहला सही है जबकि दूसरा गलत है। तो जो सही है वो पढ़ लेंगे और जो गलत है उसको डिस्क्रिप्शन में कवर कर लेंगे। तो संसद के पास सार्वजनिक सेवाओं के लिए भव्य व्यय को संसद के पास सार्वजनिक सेवाओं के लिए व्यय को अधिकृत करने और उस उद्देश्य को निर्दिष्ट करने का एकमात्र अधिकार है, जिसके लिए उसे धन को विनियोजित किया जाएगा। तो ठीक है, दूसरा गलत था। संसद के पास सार्वजनिक सेवाओं के लिए व्यय को अधिकृत करने और उन उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने का एकमात्र अधिकार है, जिनके लिए उस धन को विनियोजित किया जाएगा। यह आवश्यक राजस्व जुटाने के तरीके और साधन भी प्रदान करते हैं और यह भी सुनिश्चित करते हैं जो धन दिया गया था वह अधिकृत उद्देश्यों के लिए खर्च किया गया है। दूसरा है 1954 में विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए राज्यसभा और लोकसभा का नाम बनाया गया था, तो अपनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा कब हुआ, तो 1954 में, ना कि 1955 में, तो इसीलिए गलत हो गया था दूसरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। इसमें दोनों गलत है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में कवर कर लेते हैं इसको। तो राज्यसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। दिल्ली, पुडुचेरी एवं जम्मू कश्मीर के केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संसद ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व के लिए केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव अधिनियम 1966 को अधिनियमित किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनना है फ्रेंड्स। तो सही विकल्प कौन से होंगे, तो ये देख लेते हैं। इसका आंसर हो गया बी। तो बी में कौन सा है, तो देख लेंगे। इसका सही उत्तर है राज्यसभा एक अस्थायी निकाय होता है, बिल्कुल सही है, और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1/3 क्या होता है फ्रेंड्स, हर 2 साल में वो निकल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो लोकसभा में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ठीक है, और राज्य को इस तरह से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और आवंटन सीटों के बीच अनुपात समान है। नेक्स्ट है, राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3, अभी हमने जस्ट बताए थे फ्रेंड्स, सदा 1/3 सेनावृत्त होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के सेनावृत्त सदस्य किसी भी संख्या में पुनः चुनाव के लिए पात्र हैं और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का मतदाता होना आवश्यक नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। पहले उन्हें मतदाता होना आवश्यक था, लेकिन 2003 में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और जो राज्यसभा के सदस्य हैं ना फ्रेंड्स, वो बार बार भी इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, चुना जा सकता है उनको। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें और सही पूछ रहा है, तो सही इसमें एक भी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, कोई भी सही नहीं है। तो क्यों गलत है वो देख लेते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में ही क्लियर हो जाएगा हमारा। तो यदि कोई अयोग्य व्यक्ति संसद के लिए चुना जाता है तो संविधान चुनाव को शून्य घोषित करने और मतदान करने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम इससे निपटता है, तो ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति शपथ लेने से पहले सदन में मतदान करता है तो उसे 500 रुपये का जुर्माना देना होगा और सदन की किसी सीट की रिक्त घोषित कर सकता है यदि संबंधित सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 कार्य दिवसों की अवधि के लिए सदन की सभा बैठक से अनुपस्थित रहता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ 7 दिन है। फ्रेंड्स ये भी हो जाता है, यहाँ कभी कभी 2 महीने भी रहता है, तो 2 महीने और 60 दिन अगर हो तो इसमें 2 महीने 60 दिन को कवर करेंगे, 60 दिन को आंसर करेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे कौन सा सही है, तो ये सही देखना है। तो अध्यक्ष को तब तक निलंबित नहीं किया जा सकता जब उसके निष्कासन का प्रस्ताव कर लिया जाता है। अध्यक्ष पहले इसमें डिस्क्रिप्शन ही देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें आंसर हो जाएगा इसका सी, केवल 2 सत्य है बाकी गलत है। तो 2 सत्य है, जो सत्य देख लेते हैं इसमें। तो अध्यक्ष पहले चरण में मतदान नहीं करता है, वह निर्णायक शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लिया जाता है तो उसे सदन में उपस्थित रहने और अध्यक्षता न करने का अधिकार होता है। उपस्थित रह सकता है लेकिन अध्यक्षता नहीं करते हैं, क्योंकि जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लिया जा रहा है तो ठीक है। अध्यक्ष पहले मतदान नहीं करते हैं, वह वोटों की बराबरी के मामले में निर्णायक वोट का प्रयोग करते हैं। ऐसा स्पीकर के कार्यकाल की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किया जाता है। अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा है सही कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो गया बी, केवल 2 सही है, जिसमें उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व सदन में मर्यादा बनाए रखना है। तो ध्यान रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष को संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों, संसदीय परंपरा से शक्ति प्राप्त होती है। उसकी प्राथमिकता जिम्मेदारी क्या होती है, तो सदन में मर्यादा बनाए रखना है। और तीसरा है वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन में गुप्त बैठक की अनुमति देता है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में गलत विकल्प की पहचान करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के संबंध में उसका निर्णय न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित था, अब नहीं है, तो ये गलत है। सही कौन कौन से है, तो वह विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन के पादेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वह भारतीय संसदीय समूह का पादेन अध्यक्ष होते हैं और वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष नियुक्त करता है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ गलत ही पूछ रहा था, तो ये गलत है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के संबंध में उसका निर्णय किहोतो होलेन मामले, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मामले तक न्यायिक समीक्षा से अब सुरक्षित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और ये हमने ऑप्शन देख लिए हैं, तो ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और तो इसमें क्या पूछ रहा है वो पहले देख लेते हैं। सत्य है या असत्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर है सत्य पूछ रहा है। इसमें दोनों गलत था, और तो गलत था तो उसको छोड़ देते हैं फ्रेंड्स। इसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं जो सही है। संविधान के अनुच्छेद 93, ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव का प्रावधान है। चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा तय की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, तो ध्यान रखिएगा। और उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ पद नहीं है। उपाध्यक्ष सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें गलत कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 10वीं लोकसभा से अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से और उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से आता है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये सही है। तो इसमें पूछ रहा था गलत है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है, ये गलत है। और पहला सही था कि जब कोई उपसभापति संसदीय समिति का सदस्य बनता है तो वह स्वतः ही उस समिति का अध्यक्ष भी बन जाता है। दूसरा गलत क्यों था, तो वो देख लेंगे। 11वीं लोकसभा ना कि 10वीं लोकसभा, तो यहीं पे इसलिए गलत हो गया था। 11वीं लोकसभा से अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से और उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से आते हैं। 10वीं लोकसभा दल दोनों आमतौर पे सत्तारूढ़ दल के आते थे, तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा। 10वीं लोकसभा तक दोनों सत्तारूढ़, जो जैसे मान लीजिए कि अभी केंद्र में मोदी सरकार है, बीजेपी का है, तो बीजेपी का ही दोनों होना चाहिए था। लेकिन अब जो 11वीं लोकसभा चुनाव हुई थी उसके बाद जो विपक्ष है, जो उपाध्यक्ष विपक्ष के होते हैं और अध्यक्ष होते हैं जो
सत्तारूढ़ के होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे कितनी सही है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सभी तीनों सही हैं। तो अध्यक्ष के पास लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने और इसकी प्रक्रिया के नियमों की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति होती है, तो ये सही है। कोरम के अभाव में सदनों को स्थगित करना, कोरम होने तक बैठकों की स्थगित करना अध्यक्ष का कर्तव्य है। और सदन में प्रक्रिया के विनियमन करने तथा या व्यवस्था बनाए रखने में अध्यक्ष का आचरण किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त है। और कोरम कितने होते हैं फ्रेंड्स, तो 1/10 को कोरम बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोरम के अभाव में सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा, अभी मैंने जस्ट बताया है फ्रेंड्स, होने पर अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह सदन को स्थगित कर दे या बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दे जब तक कि कोरम ना हो जाए। ठीक है, और सदन में प्रक्रिया के विनियमित करने या व्यवस्था बनाए रखने में अध्यक्ष का आचरण किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त है। यह अनुमुक्ति अनुच्छेद 122 के तहत प्रदान की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस सुधार ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए प्रेरणा दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट कहलाते थे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में से बदल दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस सुधार ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए प्रेरणा दी है, तो प्रेरणा तो दी थी 1919 के भारत शासन अधिनियम में, लेकिन 1935 में उनको नाम को चेंज कर दिया गया था, तो ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ये कथन है कि गलत कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें तीसरा गलत है। तो ये दोनों सही है, जो सही है वो पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के प्रोटेम, अभी जो प्रोटेम स्पीकर कब नियुक्त होते हैं फ्रेंड्स, तो जो लोकसभा जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुई ना, तो उसमें जो मंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का जो नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और उसका मुख्य कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, तो यह ध्यान रखिए। राष्ट्रपति लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, राष्ट्रपति शपथ भी दिलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसका मुख्य कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। वह नए नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। जब नया स्पीकर चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल 6 महीने के भीतर नहीं बल्कि तुरंत ही समाप्त हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट परियोजना के तहत नई संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इस ऊपर बताए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो गया डी, कोई भी गलत नहीं है, तीनों सही है। तो नए सदन भवन में हाल ही में स्थापित सेंगोल चोल साम्राज्य का प्रतीक है, तो ये सही है। और नए संसद भवन में वास्तुकार बिमल पटेल थे, तो ये सही है। और लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर और राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल है, तो तीनों सही था, इसका आंसर है डी, सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे सही कथन पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें दोनों गलत था, तो अभी हम सही कथन है वो हम देख लेते हैं। तो पहला गलत था कि संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग सचिव कर्मचारी होते हैं जिनकी सेवाएं शर्तें संसद द्वारा विनियमित होते हैं, तो ये था, जबकि उसमें पहला गलत था। और दूसरा भी गलत था, तो क्यों गलत था वो देख लेते हैं और सही क्या है वो देख लेते हैं। तो 2 महासचिव होते हैं, एक लोकसभा के लिए और दूसरा राज्यसभा के लिए, संबंधित सचिवालयों के शीर्ष पे होते हैं। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों का महासचिव नियुक्त करने का विशेषाधिकार होता है। नेक्स्ट है, भारत के समेकित कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सही कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के दे पेंशन किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा सरकार को ऋण या ऋण के ब्याज को वापस करना जिसने इसे लिया है, और भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक को देय वेतन भत्ते और पेंशन, तो इसका आंसर था
इसका आंसर था क्या फ्रेंड्स, इसमें सभी सही है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये हमने तीनों उसमें सेम ही है, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसको हम कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ से कलर से कि किसके लिए पूछ रहा था, ठीक है। अभी धन विधेयक के बारे में है, तो धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो इसमें धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किया जाने और राज्यसभा को भेजे जाने के बाद लोकसभा को सिफारिशों की प्राप्ति से 14 दिन के भीतर राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करना अनिवार्य है। तो इसका आंसर है डी। पहला तो गलत है फ्रेंड्स, और दूसरा है धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी में ध्यान रख लीजिएगा, ये सही हो गया, क्योंकि यही है जो उसको डिफ़ॉल्ट मतलब उसको गलत कर रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा में ले ही नहीं जाए, मतलब प्रस्तुत ही नहीं किया जाता है, तो 14 दिन की ऐसी कोई बातें हैं नहीं। धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को भेजे जाने के बाद राज्यसभा को विधेयक की प्राप्ति से 14 दिन के भीतर इसे वापस भेजना होता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक पर कानून बनाने की सीमित शक्तियां हैं। राज्यसभा संशोधन की सिफारिश कर सकता है, लेकिन लोकसभा इसके लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, और कथन दूसरा तो सही था कि जो हमने देख लिया कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रावधान है। तो इसका आंसर है डी। इसमें क्या है, ए बी सी और डी को ए ही बोल दिया है, तो इसका आंसर है डी। धन विधेयक को 14 दिन से अधिक अवधि के लिए निलंबित नहीं करना होता है, ठीक है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक संबंधी प्रावधान है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आर्टिकल्स आ चुके हैं एग्जाम में कि प्रावधान है, और यदि धन विधेयक 14 दिन के अवधि के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को वापस नहीं किया जाता है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित माना जाता है जिसके रूप में इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर है सी, जिसमें तीसरा नहीं है। तो जो सही है पहले वो देख लेंगे और बाकी को कवर कर लेंगे डिस्क्रिप्शन से। तो संसद के दोनों सदनों में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है, और राष्ट्रपति के पास संसद की किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति है। तो बिल्कुल सही दोनों बता रहा था। यहाँ देख लेंगे, अपनी बड़ी आबादी के कारण उत्तर प्रदेश में संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या है। लोकसभा में 80 है और राज्यसभा में 31 है। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहार में लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने अनुच्छेद 85 में और स्थगित करने की शक्ति है। लोकसभा का कोई सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य नहीं होता है यदि सदस्य को उस राजनीतिक दल द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है जिसे वह सदन के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है, वह तब अयोग्य होता है जब ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है, बिना पूर्व अनुमति के दिए गए निर्णयों के विपरीत ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान से परहेज करता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और अभिकथन ए और कारण आर है। तो धन विधेयक केवल संसद के निचले सदन में ही पेश किया जाता है और निचले सदन को लोकसभा बोलते हैं, तो ये सही है। संसद का निचला सदन एक लोकप्रिय रूप से निर्वाचित निकाय है, तो दोनों इसमें सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। और ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। और धन विधेयक का जो प्रावधान है ना वो 110 में है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे सही खोज रहा है फ्रेंड्स, और धन विधेयक के संबंध में है ये चीज़, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं होता है, ठीक है। अभी उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य दोनों ही पेश कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को सदन में पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए फिर से भेजा जाना चाहिए।
संविधान में यह उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा भेजे गए पुनर्विचार विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य है या नहीं, तो ये स्वीकृत नहीं किया गया है, वहाँ पे नहीं बताया गया है। और धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है, इसके विचार के लिए विधान परिषद को भेजा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही हैं वो देख रहा, तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, तो गलत है, तो इसमें हम नहीं देखते हैं फ्रेंड्स, इसका डिस्क्रिप्शन ही पढ़ लेते हैं। पहला था लोकसभा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि भारत के संविधान के अनुसार सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है, बशर्ते वह लोकसभा का सदस्य हो। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा किसी का भी होना चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी का नहीं भी रहता है ना, तो भी 6 महीने के लिए वो बन सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर उनको सदस्यता कहीं की भी लेनी पड़ती है, लोकसभा या राज्यसभा की, तो इसलिए वो गलत हो गया था। दूसरा है, राज्यसभा में सदन के नेता को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। राज्यसभा में सदन के नेता को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है, तो नहीं, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ना, वो राज्यसभा के सदस्य होते भी नहीं हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदन के उपनेता को नामित करते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, लोकसभा के नियमों के अनुसार सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है केवल तभी तक जब लोकसभा का सदस्य हो या कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो या उस सदन के नेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। कथन 2 है, तो राज्यसभा में सदन के नेता को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदन का नेता राज्यसभा में सदस्य के उपनेता को नामित करता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विपक्ष के नेता के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका है गलत कथन को चुनना है, तो इसका आंसर है डी, कोई भी गलत नहीं है। तो विपक्ष के नेता सदन की कुल संख्या के 10वें हिस्से या इससे अधिक सदस्य वाले सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता होता है। और 1977 में दोनों सदनों के विपक्ष के नेता को वैधानिक मान्यता मिली है। और राम सुलभ सिंह लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता हैं, तो ध्यान रखिएगा नाम इनका। ठीक है, तो यही डिस्क्रिप्शन में भी सेम ही है। ठीक है, विपक्ष के नेता सदन की कुल संख्या का 10वें हिस्से होते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, राम सुभग सिंह, तो ये ध्यान रखिएगा इनका नाम। और श्यामा नंदन प्रसाद मिश्रा राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि पूछ दे, अभी तक तो पूछा नहीं है, कहीं तो मिला नहीं मुझे। नेक्स्ट है, संसद के सत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना है, तो इसका आंसर है डी, जिसमें 4 सिर्फ सही है। तो यदि लोकसभा अपने समान कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग हो जाता है तो विघटन अपरिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर था डी। अभी देख लेते हैं इसका कथन जो तीनों कौन सा सही है, सब सही वाला देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स। तो किसी सदन के सत्रावसान या और उसके पुनः संबंधन होने के बीच की अवधि को अवकाश कहा जाता है। संसद का सत्र पहली बैठक से लेकर राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान या लोकसभा के मामले में विघटन तक चलता रहता है। पीठासीन अधिकारी सदन की बैठक को उस तिथि से पहले बुला सकता है जिस तिथि तक इसे स्थगित किया गया था। पीठासीन अधिकारी के पास स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन कोई विशिष्ट समय की अवधि नहीं की सकती है। तीसरा है, राष्ट्रपति के पास सदन का सत्रावसान करने का शक्ति है जबकि यह सत्र में हो। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि लोकसभा अपने समान कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग हो जाती है तो विघटन अपरिवर्तनीय नहीं हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक लोकसभा की भंग होने पे समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सही पूछ रहा है, तो इसका आंसर है सी, 3 और 4 सही है। तो लोकसभा में लंबित अविश्वास प्रस्ताव और राज्यसभा में लंबित लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ विधेयक है। हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि, बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत है। तो इससे हम देख रहे थे 25 नंबर क्वेश्चन देख लिए थे और अभी हम 26 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं।
तो अंग्रेजी भाषा के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा है गलत कथन को चुनें। तो गलत कथन पहला गलत है तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं, जो सही है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला है। दूसरा क्या होगा जिसका आंसर सही है? तो 1963 के राजभाषा अधिनियम ने अंग्रेजी को संचार के साधन के रूप में जारी रखने की अनुमति दी है। तो इसका आंसर हो गया ए, जिसमें गलत क्वेश्चन पूछ रहा था तो पहला गलत है। क्यों गलत है वो देख लेते हैं। तो संविधान ने घोषित किया कि संसद में संचार के साधन के रूप में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि पीठासीन अधिकारी संबंधित संसाधनों की मातृभाषा के उपयोग की अनुमति दे सकता है। नेक्स्ट है, अधिनियम ने अंग्रेजी के निरंतर उपयोग जो 1965 के बाद भी अनिश्चित काल तक बिना किसी समय की सीमा के लिए संसद की भाषा बनाता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संसदीय समिति। तो संसदीय समिति में क्या है पहला क्वेश्चन? तो भारतीय संसद के संदर्भ में विभागीय संबंधी स्थायी समितियां के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसका पूछ रहा है कितने कथन सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है दो कथन सही है। ठीक है, तो कौन से कथन सही है फ्रेंड्स? इसमें क्वेश्चन कहाँ है? पहला कि वे भारत के संविधान के भाग 5 में उल्लेखित संवैधानिक निकाय है। तो क्या तो यहाँ पे भारतीय संसदीय तो भाग 5 में है। और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला गलत है क्योंकि वे संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, और क्योंकि जो संवैधानिक समिति है, जो संवैधानिक स्थायी समिति क्या है फ्रेंड्स? विभागीय संबंधी स्थायी समिति DRACA संसद के प्रति कार्यपालिका के अधिक जवाबदेही विशेष रूप से वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई है। प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति 31 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। और जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों को सभापति द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किया जाना चाहिए। कोई भी मंत्री किसी भी अस्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत होने योग्य नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट पहला गलत था कि वे संवैधानिक निकाय है। तो इसमें पूछ रहा था कि भारतीय संसद समितियों के बारे में पूछ रहा है, स्थायी समितियों के बारे में। तो ये क्या वे भारत के भाग 5 में है? तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ये भाग में संविधान में है ही नहीं उल्लेखित। तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि लोकसभा की नियम समिति की सिफारिश पर 1993 में संसद ने 17 विभागीय स्थायी समितियों की स्थापना की थी। 2004 में ऐसी 7 समितियां स्थापित की गई थी। इस समितियों में उनकी संख्या 17 से बढ़कर 24 हो गए थे। 24 विभागीय स्थायी समितियों में से 8 राज्यसभा के अधीन और 16 लोकसभा के अधीन काम करती है। नेक्स्ट है गलत, दूसरा भी गलत था। तो प्रत्येक स्थायी समिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि से 1 वर्ष का ही होता है। तो इसमें दूसरा में बोल रहा था कि कार्यकाल समाप्त हो जाता, तो नहीं फ्रेंड्स, ये 1 वर्ष का लिए रहता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वे संसद के प्रति मंत्रिपरिषद की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। विभागीय स्थायी समितियां कार्यपालिका पे वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करती है और बजट पर अधिक प्रभावी ढंग से बहस करने में संसद की सहायता करती है। नेक्स्ट, समितियां विधानमंडल को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने और उसके कार्यों को प्रभावी ढंग से शीघ्रता से और कुशलता से विनियमित करने में सहायता करती है। वे संसद को उन विधायकों और मामलों की गहन और व्यवस्थित जांच करने में सहायता करती है। इस पर संसद में विस्तार से चर्चा नहीं किया जा सकता है। इस विधेयक को अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा समिति को भेजा जाता है। समिति उन मामलों पर विशेषज्ञ की भी प्रदान करती है, विशेषज्ञता भी प्रदान करती है जो उन्हें भेजे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए और इसमें पूछ रहा है भारत की संसद में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट के उपयुक्त में से कितने तत्व हैं? तो क्या क्या है इसमें फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है
इसका आंसर है डी, जिसमें डी में क्या क्या आ जाएंगे, तो बजट एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक है, प्राप्तियों और व्यय के अनुमान के अलावा बजट में कुछ अन्य तत्व भी होते हैं। कुल मिलाकर बजट में निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो पहला है राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान, राजस्व बढ़ने के तरीके और साधन, और व्यय का अनुमान। लास्ट में चौथा है समापन वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण उस वर्ष में किसी घाटे या अधिशेष के कारण, और आगामी वर्ष के लिए आर्थिक और वित्तीय नीति यानी कराधान प्रस्ताव, राजस्व की संभावनाएं, व्यय कार्यक्रम और नई योजनाओं परियोजनाओं की शुरुआत। नेक्स्ट है लोकसभा की समान परियोजन समिति। क्या? तो लोकसभा की सामान्य परियोजन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कितनी कथन सही है। तो इसका आंसर है बी, 2 कथन सही है। तो इसमें क्या बोल रहा था कि इस समिति का उद्देश्य यह है कि अध्यक्ष विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक परामर्श करते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, पहला सही है और दूसरा गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर था केवल 2 सही थे, जिसमें समान परियोजन समिति का गठन पहली बार माननीय अध्यक्ष द्वारा 26 नवंबर 1954 को किया गया था। यह सदन के मामलों से संबंधित मामलों पर विचार करती है और सलाह भी देती है जो किसी अंश संसदीय समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। नेक्स्ट, इसका गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि अध्यक्ष सदन में विभिन्न दलों और समूहों के प्रतिनिधियों को विश्वास में ले सके और उनके साथ अनौपचारिक परामर्श कर सके। माननीय अध्यक्ष समिति के पदेन अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संसदीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है कितने कथन सही है। तो ये सेम ऐसे ही ज़्यादातर पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी, जिसमें 2 कथन सत्य हैं। तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तो भारतीय संसदीय समूह IPG एक ऐसा मंच है जो विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद के बीच संवाद, चर्चा, सहयोग को बढ़ावा देता है। यह संसदों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़े हो। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आते हैं। कथन पहला गलत था। पहला में क्या था तो देख लेते हैं इसका। यह एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन इंदिरा गांधी सरकार ने 1969 में किया था। तो ये पहला गलत है। ठीक है, इसमें है भारतीय संसदीय समूह एक स्वतंत्र निकाय है, न कि वैधानिक है, और जिसका गठन 1949 में संविधान सभा विधान द्वारा 16 अगस्त 1948 को अपनाए गए प्रस्ताव के अनुसरण में किया गया था। दूसरा भी गलत था। और भारतीय संसदीय समूह की सदस्यता सभी संसद सदस्यों और पूर्व संसद सदस्यों के लिए खुली है। संसद का कोई भी सदस्य आजीवन सदस्यता शुल्क का भुगतान करके समूह का आजीवन सदस्य बन सकता है। संसद सदस्य न रहने पर समूह के किसी आजीवन सदस्य को सहयोगी आजीवन सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। समूह के मामलों का प्रबंधन और नियंत्रण कार्यकारी समिति में निहित होती है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष समूह के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, और लोकसभा के महासचिव समूह के पदेन महासचिव के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, समूह का उद्देश्य संसद सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ावा देना, संसद के समक्ष आने वाले मुद्दों पर सेमिनार आदि आयोजित करने के संसद सदस्यों को जानकारी प्रसारित करना। यह राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक समस्याओं का व्याख्यान आयोजित करता है, और अन्य संसदों के सदस्यों के साथ संपर्क विकसित करने के उद्देश्य से विदेशियों को विदेश की यात्राओं की व्यवस्था करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए बोला जा रहा था फ्रेंड्स। तो इसका यहाँ पे है भारतीय संसदीय समूह के बारे में पूछ रहा था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं।
नेक्स्ट है संसदीय मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है। तो इसका आंसर है डी, दोनों गलत है। प्रधानमंत्री सभी संसदीय मंचों के पदेन अध्यक्ष होते हैं और संसदीय मंचों के सदस्यों का चुनाव उनके संबंधित सदनों द्वारा किया जाता है, तो दोनों गलत है। सभी संसदीय मंच फोरम का पदेन अध्यक्ष स्पीकर होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री, और वे सिर्फ जनसंख्या और जन स्वास्थ्य पर बने संसदीय मंचों को छोड़कर, क्योंकि राज्यसभा के सभापति के इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा स्पीकर पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक मंच फोरम में 31 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं और इसमें 21 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट है विभागीय संबंधी अस्थायी समिति। ठीक है, विभागीय संबंधी अस्थायी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा था गलत कथन को चुनना है। तो केवल एक गलत कथन है जिसमें 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो जो सही है उसको पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और विभाग संबंधी अस्थायी समिति का पुनर्गठन प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों पीठासीन अधिकारियों द्वारा संबंधित दलों और सरकार के परामर्श से किया जाता है। लोकसभा की समितियों की संख्या राज्यसभा से अधिक होती है, तो बिल्कुल सही बता रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, और तीसरा गलत था कि DRAC में सदस्य केवल लोकसभा के होते, तो नहीं, ये अभी जस्ट बता रहा है कि लोकसभा का सदस्य राज्यसभा से अधिक होते, तो डेफिनेटली दोनों सदस्य होते हैं। तो इसलिए ये 24 विभागीय संबंधी अस्थायी समितियों हैं, इसमें से प्रत्येक में क्या है, तो 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के हैं, तो राज्यसभा में उसमें सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त संसदीय समिति JPC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कितने कथन सही है। तो इसका आंसर है बी, दोनों 2 कथन सही है, जिसमें पहला गलत है और तीसरा गलत है। बाकी 1, 2 पहला और 2 और 4 सही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं जो सही है। सो JPC की स्थापना संसद के एक सदन में पारित प्रस्तावित द्वारा की जाती है और दूसरे द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है और सरकार को JPC की सिफारिशों के आधार पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर रिपोर्ट करना आवश्यक है। ठीक है, और पहला गलत था, किसी समिति के सदस्य संसद द्वारा तय किए जाते हैं। इसकी अवधि समाप्त होने या कार्य पूरा होने के बाद कोई निश्चित संख्या में भंग नहीं किए जाते हैं और JPC की सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा डे नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डे नंबर 7 देख लेंगे और इसी तरीके से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये जो पेज है ना 103 पेज तक है, तो इसमें सारा आपका जैसे कि M लक्ष्मीकांत का बुक है ना, तो वो सारा कवर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बुक जो 90 डेज प्लानर है, ये रिवीजन के तौर पे देखिए और अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको बुक अगर नहीं भी पढ़े हैं या फिर बुक 1-2 बार पढ़े हैं तो सारा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर कोई त्रुटि रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।